हेलो एवरीबॉडी। और आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक और एक बेसिक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि कुछ लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, फिर भी उनके जो लेवल्स हैं लाइक आयरन के, कुछ विटामिन्स के बढ़ते ही नहीं हैं, लाइक B12 और D। तो जनरली ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं होती कि आपने आयरन का टैबलेट लिया और आपका थोड़े दिनों के बाद आयरन बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं होता। या विटामिन D का लिया तो बढ़ जाएगा। तो पहले विटामिन D पे आते हैं। तो विटामिन D तो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। तो फ़ैट सॉल्युबल का मतलब है जो फ़ैट है उसके लिए एक कैरियर का काम करता है, एक व्हीकल है वो। तो फ़ैट पे चढ़ के ही वो विटामिन D आता है, आपके बॉडी में मूव करता है। तो अगर आपकी बॉडी फ़ैट की, आपकी डाइट में अगर फ़ैट कम है या फ़ैट डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो विटामिन D की डिफिशियंसी आने वाली है, चाहे कितना भी आप सप्लीमेंट की फॉर्म में विटामिन D ले रहे हो। फ़ैट के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, लाइक जिंक, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन D। तो अगर आप विटामिन D ले रहे हो तो एक फैटी मील के बाद ही लो और विद जिंक एंड मैग्नीशियम लो, तब भी उन चीज़ों का कोई फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन D। तो आजकल इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स में काफ़ी दिनों से, अगर बहुत ही सीवियरली लो होते हैं तो मैं इंजेक्टेबल्स विटामिन D सप्लीमेंटेशन पे जाता हूँ। अगला है कि विटामिन E की डिफिशियंसी। आप कुछ लोग सप्लीमेंट लेते हैं बट एक्चुअली ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता कि कितनी डिफिशियंसी है, और ऐसा कोई वेल इस्टेब्लिश्ड भी नहीं है कि क्या डिफिशियंसी होने कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी विटामिन E से। तो विटामिन E अगेन एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर आप विटामिन E ले रहे हो तो हमेशा मील के आसपास लो, मील के बाद लो, जो फैटी मील हो उसके बाद लो। अगला है B12। B12 बहुत सारे लोग टैबलेट ले लेते हैं, पूरे साल तक लेते रहते हैं और उनका 300, 200, 250 ऐसे ही रहता है। तो B12 जनरली आपका एब्जॉर्प्शन स्टमक और ड्यूडेनम, जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, वहीं पे वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो उसका एक तरह से एब्जॉर्प्शन का जो एक्टिवेशन है वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोलें, और फाइनली वो एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। तो अगर स्टमक में प्रॉपर स्टमक एसिड नहीं है तो उसका जो प्रोसेस है एब्जॉर्बेशन का, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, तो आपका B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके साथ अगर आप इस तरह की गोलियां ले रहे हो, एंटासिड लाइक H2 ब्लॉकर और PPIs लाइक पेंटाप्रोजोल, स्मेप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, तो इस तरह की दवाइयों से क्या होता है कि आपका जो स्टमक का एसिड है वो कम बनता है। जब स्टमक का एसिड कम बनेगा तो B12 का जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी आपका वो नहीं। तो अगर आप B12 का सप्लीमेंट नहीं लेने के बावजूद B12 नहीं बढ़ रहा है तो अपने आप को स्टमक पे काम करने की ज़रूरत है। फिर उस सप्लीमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अदर सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपकी स्टमक की हेल्थ को इम्प्रूव कर दें। अब जैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक जिंक पे पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, या फिर मैग्नीज पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह की जितनी भी मेटल्स होती हैं ये भी जनरली स्टमक में ही एक्टिवेशन होता है इनका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टमक एसिड। तो अगर स्टमक एसिड प्रॉपर नहीं बन रहा है तो इनका भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसे मैग्नीशियम भी आता है। तो स्टमक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टमक एसिड क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, वो रेडी करता है इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो स्टमक जो एसिड है या स्टमक है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है आपकी न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में। तो सप्लीमेंटेशन की वजह से इसलिए लोगों में सब लेने के बावजूद भी उनके लेवल्स रेज नहीं होते हैं। तो हमें एक तो ओवर गट सही करनी है, और अगर सेवियर डिफिशेंसीज़ हैं तो हम इंजेक्टेबल्स की तरफ भी जा सकते हैं। अब आयरन के भी इंजेक्टेबल्स आने लगे हैं और उनके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि एक हॉस्पिटल की सेटिंग में ही उनको दिया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो, थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, फिर भी हेल्पफुल होगा काफ़ी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।